इस लेक्चर में हम युक्तियुक्त तर्क या लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में है और जो कि एनटीए द्वारा जिस पेपर का आयोजन किया जाता है। और हमारा जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उस फर्स्ट पेपर की जो इकाई 6 या यूनिट 6 आप कहें, वो है युक्तियुक्त तर्क या जिसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो चलिए आज देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कुछ, उसके जो बिंदु क्या है। यहाँ युक्तियुक्त तर्क यानी कि तार्किक तर्क की प्रक्रिया है जो हमारे सिलेबस में है, उससे तात्पर्य है युक्ति युक्त तर्क यानी कि तार्किक प्रक्रिया के बारे में, यानी ऐसी प्रक्रिया जो तर्कों पर आधारित हो और तार्किक प्रक्रिया हो। तो हम देखते हैं कि हमारी जो युक्ति है उसका ढांचा क्या है जो हमारे सिलेबस में है। तो युक्ति का ढांचा देखते हैं। सबसे पहले युक्तियुक्त तर्क में हम कुछ बातें देख सकते हैं, जैसे क्या है, ये तर्क की प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए क्या है, ये तर्क की प्रक्रिया है, क्योंकि तर्कों के द्वारा इसमें काम चलता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें आधार वाक्य होते हैं। आधार वाक्य और आधार वाक्य है। आधार वाक्यों से क्या होता है, जो हम निष्कर्ष निकालते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आधार वाक्य है, यानी जो तर्क वाक्य है, जो आधार वाक्य है, जो तर्क वाक्य है, आप कह सकते हैं। तो आधार वाक्यों से निगमित तर्क वाक्य को हम निष्कर्ष कहते हैं। यानी जो आधार वाक्य दिए गए हैं हमारे पास, उन आधार वाक्यों के आधार पर हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। तो जो आधार वाक्यों से निगमित तर्क वाक्य हो उसे हम कहते हैं निष्कर्ष। तो आधार वाक्य होता है और क्या होता है, आधार वाक्यों के द्वारा हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। यहाँ ये है एक तो कि आधार वाक्य होंगे और आधार वाक्यों से हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। और आधार वाक्य एक भी हो सकते हैं या हम कह सकते हैं एक से अधिक हो सकते हैं। एक से अधिक हो सकते हैं आधार वाक्य, ये आधार वाक्यों के बारे में है। एक से अधिक भी हो सकते हैं। और आधार वाक्य और निष्कर्ष, जब आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों होंगे तो वो क्या होगा, आप कह सकते हैं वो युक्ति संभव होगी। यानी अकेले आधार वाक्य से भी युक्ति संभव नहीं है, अकेले निष्कर्ष से भी संभव नहीं है। जिसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों होंगे, आधार वाक्य और निष्कर्ष, उसको हम बोलते हैं युक्ति, आप कह सकते हैं। तो जब ये दोनों हो तो युक्ति बन जाती है। तो युक्ति क्या है, युक्तियुक्त तर्क क्या है, तो ये तर्क की प्रक्रिया है। इसमें होता क्या क्या है, तो आधार वाक्य हमें दिए जाते हैं और आधार वाक्य क्या है, एक से अधिक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी होते हैं, मान सकते हैं। और इन आधार वाक्यों से जो निष्कर्ष निकलता है, यानी इन आधार वाक्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, या ये कह सकते हैं कि आधार वाक्यों से निगमित तर्क वाक्य को निष्कर्ष कहते हैं। आधार वाक्यों को पढ़कर उनको समझकर जो हम तर्क निकालते हैं उसे हम बोलते हैं निष्कर्ष। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं। अब हम देखते हैं तर्क यानी कि जो ढांचा कैसे कैसे है। और ये चीज़ें तो होती है, आधार वाक्य होगा, निष्कर्ष होगा, और जब निष्कर्ष और आधार वाक्य दोनों होंगे तो वो क्या होगा, युक्ति होगी। और युक्तियुक्त तर्क से ही तात्पर्य है कि आधार वाक्य और जो निष्कर्ष है वो तार्किक आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। यानी आपने आधार वाक्यों के आधार पर क्या है, निष्कर्ष निकाला है, और ये तर्क के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष होता है। अब हम बात करते हैं आधार वाक्य की। आधार वाक्य, आधार वाक्य हमारे सामने जो होता है, युक्ति जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे सामने सत्य के रूप में स्थापित होता है। क्या होता है, सत्य के रूप में होता है, यानी वो उसे हमें सत्य मान के ही आगे बढ़ना होता है। तो सत्य के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं उस आधार वाक्य को हम क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो हमारे सामने
जो आधार वाक्य होता है वो क्या है, सत्य मान लीजिए, हम उसको मानते हैं। तो जो भी आधार वाक्य हमारे सामने रखा जाएगा तो वो क्या है, सत्य मान के सामने रखा जाएगा, और उस आधार वाक्य के आधार पर ही हम क्या है, निष्कर्ष निकालेंगे। आधार वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो दो प्रकार के आधार वाक्य हो सकते हैं। एक होता है प्रमुख आधार वाक्य, और दूसरा होता है गौण आधार वाक्य बोलते हैं हम उसको। गौण आधार वाक्य। आधार वाक्य क्या होता है, सत्य के रूप में स्थापित किया जाता है, उसको सत्य के रूप में सामने रखा जाता है, तो वो सत्य रूप में हमें दिखाया जाता है, और साधारणतः आधार वाक्य को सत्य मानते हैं। उसके बाद में आधार वाक्य की बात की जाए तो दो प्रकार के आधार वाक्य है वो हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एक है हमारे पास प्रमुख आधार वाक्य होता है, और एक होता है गौण आधार वाक्य। ये दो प्रकार के हम आधार वाक्य मान सकते हैं। तो ये आधार वाक्य के बारे में हुआ। और युक्ति में क्या होता है, तो और हम जैसे निष्कर्ष के बारे में देखते हैं, निष्कर्ष को लेकर क्या होता है। निष्कर्ष, निष्कर्ष की बात हम करें तो ये क्या है, जो हमें आधार वाक्य दिए गए हैं, आधार वाक्य में जो तथ्य है या जो कथन है, यानी जो तथ्य या फिर आप कह सकते हैं कथन, तो तथ्यों या कथनों भी कह सकते हैं। तो तथ्य या जो कथन आधार वाक्य में होते हैं, उनके आधार, यानी तथ्य या कथन कहाँ होते हैं, जो आधार वाक्य में होते हैं, आधार वाक्य में होते हैं, उनके आधार पर क्या है, हमें निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष को लेकर ये बात यहाँ पर हम बता सकते हैं कि निष्कर्ष आएगा कैसे, तो हमें जो आधार वाक्य दिए होंगे उनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हम एक आधार वाक्य और निष्कर्ष लेके देखेंगे ये समझकर अभी। जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमें समझ आ गया कि जैसे आधार वाक्य और निष्कर्ष अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आधार वाक्य देखते हैं पहले, तो कथन एक मान लीजिए आधार वाक्य है। जैसे हम कह सकते हैं कि सभी लड़के, आप कह सकते हैं समझदार होते हैं या समझदार हैं। ये हमारा एक पहला आधार वाक्य हुआ। आगे है स्पेस कम की वजह से लिखा नहीं जा रहा। इसके बाद कथन दो हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं संदीप एक लड़का है। पहले हमने क्या कहा, ये हमारे पास आधार वाक्य है। कथन एक क्या है कि सभी लड़के समझदार हैं। दूसरा है संदीप एक लड़का है। अब ये दो आधार वाक्य है। इन वाक्यों के आधार पर हमें जो है निष्कर्ष निकालना होगा, निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा इन दोनों के आधार पर, देखिए। अब ये कह रहा है कि सभी लड़के हैं वो समझदार है, और संदीप क्या है, एक लड़का है। तो सभी लड़के समझदार होंगे तो संदीप भी एक लड़का है। इसका तात्पर्य क्या है, संदीप है वो भी समझदार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसा क्या है कि संदीप है वो भी क्या है, समझदार है। अब ये निकला है हमारा निष्कर्ष। तो इस प्रकार जो है वो युक्त तर्क काम करता है कि दो हमारे पास क्या है, आधार वाक्य दिए गए हैं। क्या आधार वाक्य है, सभी लड़के समझदार है, संदीप एक लड़का है। ये दो आधार वाक्य है। इनके आधार पर, इन वाक्यों से जो है, आधार वाक्यों से जो निगमित तर्क वाक्य है, ये हमारे पास जो निगमित तर्क वाक्य है जो सामने आया हमारे, उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष बोलते हैं। तो इन दोनों वाक्यों के आधार पर, यानी आधार वाक्य जो है उनसे हमने क्या है, निष्कर्ष निकाला, इसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। तो ये युक्ति क्या है, पूरी हुई। इसको हम बोलते हैं युक्ति का ढांचा। तो युक्ति के ढांचे में क्या होगा, आधार वाक्य होगा। दो प्रकार के आधार वाक्य हो सकते हैं, प्रमुख आधार वाक्य और गौण आधार वाक्य। और सत्य के रूप में हमारे सामने जो आधार वाक्य रखे जाते हैं। आधार वाक्य में जो तथ्य या कथन दिए होते हैं, उनके आधार पर हम क्या है, निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष निकालते हैं तो ये हमारी युक्ति आप कह सकते हैं पूरी हुई। ये होता है हमारा युक्ति का ढांचा, जो हमारी इकाई 6 है उसमें पहला ही बिंदु है। इसके बाद हम एक बिंदु देखते हैं,
हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, यानी ये वाक्य किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जो है हमें देखना है। निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, ये वाक्य कैसे होते हैं। जैसे हमने अभी देखा सामान्य युक्ति है वो कैसी होगी, उसका ढांचा देखा, युक्ति की प्रक्रिया देखी, आधार वाक्य देखे क्या है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष और आधार वाक्य दोनों किस मिलकर क्या है युक्ति बनती है। आधार वाक्य एक से अधिक होते हैं, आधार वाक्यों से निगमित तर्क वाक्य उसको निष्कर्ष बोलते हैं। आधार वाक्य दो प्रकार के हैं, प्रमुख और गौण। निष्कर्ष है वो भी हमने देखा कि तथ्यों या कथनों के आधार पर जो है हम निष्कर्ष निकालते हैं। ये युक्ति को, अब एक युक्ति का प्रकार है निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा। ये किस प्रकार का ढांचा है इसको देखने का प्रयत्न करते हैं हम। अब जैसे निरूपाधिक तर्क वाक्य है उसमें भी क्या है, दो आधार वाक्य होते हैं, दो आधार वाक्य होते हैं। और ये दोनों आधार वाक्य क्या करते हैं, ये संयुक्त रूप से, यानी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं दोनों आधार वाक्य जो है वो क्या करते हैं, संयुक्त रूप से निष्कर्ष को निगमित करते हैं, यानी निष्कर्ष निकलता है इन दोनों के संयुक्त रूप से। तो ये दोनों संयुक्त रूप से निष्कर्ष को क्या करते हैं, निगमित करते हैं। सबसे पहले वही बात जो हमने पढ़ी, क्योंकि ये भी क्या है तर्क वाक्य है, इसका प्रकार अलग है, इसमें कुछ अलग चीजें वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो वही विशेषताएं हैं, दो आधार वाक्य है और दोनों आधार वाक्य क्या है, संयुक्त रूप से दोनों एक साथ मिलकर क्या है निष्कर्ष को निगमित करते हैं। अब जो ये तर्क वाक्य है इसके हम कह सकते हैं तीन हिस्से होते हैं, या तीन पार्ट्स, यानी तीन हिस्से आप मान सकते हैं। तो तर्क वाक्य में तीन हिस्से हैं इसके, वो हम देखेंगे। और ये क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए दो आधार वाक्य है, एक निष्कर्ष निकलेगा। प्रत्येक तर्क वाक्य, यानी हमारे पास तीन तर्क वाक्य हुए, कुल तीन हुए ना हमारे पास, तीन तर्क वाक्य मान सकते हैं हम हुए। दो आधार वाक्य एक निष्कर्ष हमारे पास निकलेगा, तीन हुए। अब ये जो तीन तर्क वाक्य है, तीन जो आप पार्ट्स है मान लीजिए इसके, इसमें क्या है प्रत्येक तर्क वाक्य, तीनों में से हर एक का प्रत्येक तर्क वाक्य जो है, उस प्रत्येक तर्क वाक्य में दो पद होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य और विधेय क्या है, तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो होता है विधेय। ये होता है हमारे पास उद्देश्य और विधेय। तीन तर्क वाक्य है, तीनों तर्क वाक्यों में प्रत्येक तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो पद होते हैं। और क्या होता है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या है, वो विधेय है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, यही मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य क्या होगा, जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो राम के विषय में, और राम के विषय में जो कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है। तो हम राम के विषय में बात कर रहे हैं वो उद्देश्य है, और राम के विषय में जो तर्क वाक्य में बात की जा रही है वो क्या हुआ, विधेय हुआ हमारे पास। यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि राम ने रावण को मारा, तो जिसके विषय में कहा जाए तो राम के विषय में है, तो राम ने जो है वो क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए तो राम ने रावण को मारा, यानी कि कहा जा रहा है कि जो उद्देश्य के बारे में, नहीं रावण को मारा, तो रावण को मारा क्या है, विधेय हुआ। तो ये होता है हमारा उद्देश्य और विधेय, और प्रत्येक तर्क वाक्य है उसमें उद्देश्य और विधेय दो पद होते हैं। अब जो है निरूपाधिक तर्क वाक्य है, उसमें कुल तीन जो है हम पद मानते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं उसको। जैसे एक हम बोलते हैं साध्य पद। अगर इसको वाक्य देखें तो इसको जो है हम प्रमुख आधार वाक्य मानते हैं, साध्य पद जिसमें हो। जैसे इसको हम देखते हैं, देखिए साध्य पद बोलते हैं, और प्रमुख आधार वाक्य होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर
प्रेमाइस, या फिर जो इसको हम बोलते हैं प्रमुख आधार वाक्य। इसके बाद में पक्षपद बोलते हैं हम। पक्षपद होता है माइनर यानी कि गौण आधार वाक्य जिसे बोलते हैं। और एक इसमें होता है मध्यम पद। मध्यम पद को बोलते हैं मिडल टर्म। ये तीन जो है इनके बारे में हम देखते हैं। तीन पद होते हैं कुल, और हम तीन वाक्यों के आधार पर देखते हैं कैसे जो ये पद है वो वाक्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले साध्य पद। साध्य पद बोल सकते हैं इसको, या हमने जैसे कहा प्रमुख आधार वाक्य में होता है, और इसको हम प्रमुख आधार वाक्य जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मेजर प्रेमाइस। ये प्रमुख आधार वाक्य में होता है साध्य पक्ष। अब साध्य पक्ष क्या है देखते हैं। अब साध्य पक्ष, पद पक्ष, पक्ष पद और मध्यम पक्ष, इन तीनों को देखने के लिए हमें पहले कुछ कथन देखने होंगे। यानी हम एक आधार वाक्य लेते हैं और उसके अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं, फिर इन तीनों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए हमारे पास आधार वाक्य है, सभी मनुष्य मरणशील है। एक ये है कथन, एक कथन है सभी प्रोफेसर मनुष्य है। अब इन दोनों के आधार पर क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा, तो सभी प्रोफेसर मरणशील है। मान लीजिए हमारा निष्कर्ष निकला। अब देखिए इसमें क्या है, हमने तीन पद देखे थे, साध्य पद, पक्ष पद, मध्यम पद। साध्य पद जो है वो कहाँ होगा और कौन सा पद होगा, और वो साधारणतः जिसको हम प्रमुख आधार वाक्य बोलते हैं उसमें जैसे होना चाहिए। तो देखिए जैसे क्या है, अब आपको अगर ये समझ आ चुका हो कि विधेय और उद्देश्य क्या है, तो इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। निष्कर्ष जो है, जैसे हमारे पास निष्कर्ष है यहाँ पर कि सभी प्रोफेसर मरणशील है, यहाँ पर ल है अंत में, सभी प्रोफेसर मरणशील है, ये है मान लीजिए। तो अब यहाँ ये निष्कर्ष है हमारे पास। निष्कर्ष का जो विधेय है उसे बोलते हैं हम साध्य पक्ष या साध्य पद बोलते हैं। तो साध्य पद क्या है, सभी प्रोफेसर मरणशील है। तो इसमें निष्कर्ष जो ये हमारा है, निष्कर्ष का विधेय पक्ष जो है, विधेय पक्ष, विधेय पक्ष क्या है, ये हमारा जो निष्कर्ष है सभी प्रोफेसर मरणशील है। इसमें दो पद होंगे आप कह सकते हैं, यानी दो आप कह सकते हैं इसमें पद होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में कहा जाए, विधेय क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। तो यहाँ क्या है देखिए, उद्देश्य क्या होगा, जिसके विषय में। तो सभी प्रोफेसर मरणशील है, इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है, प्रोफेसर के विषय में कहा जा रहा है। तो प्रोफेसर क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। तो विधेय क्या होगा, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। तो अब ये उद्देश्य हमारा क्या हुआ, प्रोफेसर, और प्रोफेसर के विषय में क्या कहा जा रहा है, मरणशील। तो प्रोफेसर क्या हुआ, उद्देश्य, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए। यहाँ किसके विषय में कहा जा रहा है, प्रोफेसर के विषय में, ये हुआ हमारा उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो है विधेय। तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है, यानी उद्देश्य जो प्रोफेसर है उसके विषय में, मरणशील के बारे में, मरणशील हुआ हमारा विधेय। तो जो साध्य पक्ष है वो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं साध्य पक्ष के बारे में, या जो प्रमुख आधार वाक्य है वो कौन सा होगा, तो निष्कर्ष का विधेय। निष्कर्ष का विधेय क्या था, निष्कर्ष का विधेय था मरणशील, क्योंकि सभी प्रोफेसर था वो क्या था, वो था हमारे पास उद्देश्य, जिसके विषय में कहा जाए। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, प्रोफेसर के विषय में क्या कहा गया, वो मरणशील है, तो वो क्या हुआ, विधेय। तो निष्कर्ष का विधेय, उसको निष्कर्ष का विधेय है उसको हम बोलते हैं
साध्य पद भी बोल सकते हैं उसको, तो साध्य पद बोलते हैं। तो निष्कर्ष का विधेय जिसमें हो, यानी आधार वाक्यों में जिस आधार वाक्य में निष्कर्ष का विधेय जो होगा, जिसमें हो, विधेय जिसमें हो, वो क्या है, वह प्रमुख आधार वाक्य होगा। वह कौन सा वाक्य होगा, प्रमुख आधार वाक्य होगा। अब इनमें प्रमुख आधार वाक्य देखते हैं कौन सा है। जैसे देखिए, यहां जो है हमने जैसे देखा कि जो मरणशील है वो विधेय है, और हमने ये देखा अभी जो ये हमने लिखा है यहाँ पर कि निष्कर्ष का विधेय, निष्कर्ष का विधेय यहाँ क्या है, तो निष्कर्ष का विधेय हुआ यहाँ पर मरणशील जिसमें हो, यानी वैसे तो वो साध्य पक्ष है, जिस जो विधेय है वो तो साध्य पक्ष क्या हुआ, मरणशील हुआ। जिसमें हो वह क्या होगा, प्रमुख आधार वाक्य। अब आधार वाक्य जो ये दो आधार वाक्य है हमारे पास, इन दो आधार वाक्यों में जो मरणशील है वो किस में है, पहले में है, मनुष्य मरणशील है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रमुख आधार वाक्य हमारा ये है। सबसे पहले बात ये प्रमुख आधार वाक्य हमने देखा। अब आगे देखिए, एक पक्ष हमने देख लिया, वो कौन सा है, साध्य पद कौन सा होता है ये देख लिया, और मेजर प्रेमाइस जिसको बोलते हैं प्रमुख आधार वाक्य वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा पद है, पक्ष पद। पक्ष पद जिसमें होता है वो वाक्य कौन सा होता है, वो होता है माइनर बोलते हैं जिसको हम। साध्य पद जिस वाक्य में हो, यानी निष्कर्ष का जो विधेय है वो साध्य पद होता है, और जिस आधार वाक्य में साध्य पद हो वह प्रमुख आधार वाक्य होता है। इसी प्रकार निष्कर्ष का जो उद्देश्य होता है, जैसे वही यहाँ है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, हम दोबारा लिखें, सभी प्रोफेसर मरणशील है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में पता है, प्रोफेसर हमने पहले निकाल लिया, तो निष्कर्ष का उद्देश्य होगा वह होगा पक्ष पद, और जिस आधार वाक्य में पक्ष पद होगा वो आधार वाक्य होगा गौण आधार वाक्य। अब यहाँ पर प्रोफेसर जो है वो किस में है, तो प्रोफेसर है दूसरे कथन में, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ गौण आधार वाक्य, ये गौण है और ये क्या है, प्रमुख आधार वाक्य है। तो ये आधार वाक्य, ये हमारे पास जो है मरणशील आया, ये क्या है, साध्य पद। क्यों, क्योंकि निष्कर्ष का विधेय हो उसको हम साध्य पद बोलते हैं। निष्कर्ष का उद्देश्य प्रोफेसर है वो क्या है, वो है पक्ष पद, और जिसमें जिस आधार वाक्य में पक्ष पद होगा वह होगा गौण आधार वाक्य। अब यहाँ पर दो बातें हमने देखी कि प्रमुख आधार वाक्य कौन सा होगा, गौण आधार वाक्य कौन सा होगा, साध्य पद किस वाक्य में होगा, साध्य पद निष्कर्ष का विधेय होगा वह होगा, और निष्कर्ष का उद्देश्य होगा पक्ष पद होगा, और पक्ष पद होगा वो गौण आधार वाक्य में होगा। ये कुछ चीजें हमने देखी। इसके बाद हमारे पास एक बचता है, वो है मध्यम पद। मध्यम पद इसको बोलते हैं, मिडिल टर्म भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मिडिल टर्म बोलते हैं। ये क्या है कि जो दोनों आधार वाक्य में हो, यानी कि जो आधार वाक्य है तो हम कह सकते हैं आधार, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों आधार वाक्यों में हो, और ये भी कह सकते हैं निष्कर्ष में ना हो। दोनों आधार वाक्य में हो और निष्कर्ष में ना हो। जो दोनों आधार वाक्यों में हो निष्कर्ष में ना हो उसको बोलते हैं मध्यम पद बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो मनुष्य है, जो ये मनुष्य है, ये प्रथम आधार वाक्य या प्रमुख आधार वाक्य में है, गौण आधार वाक्य में है, लेकिन निष्कर्ष में कहीं भी नहीं है। तो ये मनुष्य है, ये क्या है, ये है मध्यम पद। हमने आज क्या देखा उसको 2 मिनट में देखते हैं दोबारा, और ये इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए जो आपकी 10 इकाई या 10 यूनिट है
प्रत्येक यूनिट में 5 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, यानी 10 नंबर की प्रत्येक यूनिट है, प्रत्येक इकाई 10 नंबर की है। और जब तक ये आप समझेंगे नहीं तर्क वाक्य, इसमें सभी तर्क वाक्य के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके एक पेपर में 3 4 2 3 4 तर्क वाक्य के ऊपर ही आएंगे। तो इस पूरी यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका जो अभी यूनिट बाकी, आज हमने 2 जो बिंदु है वही उठाए हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, दोबारा मैं बताता हूँ आपको। युक्ति का ढांचा देखा, वो क्या है, तो तर्क की प्रक्रिया है। उसमें क्या क्या होता है ढांचे में, तो एक तो होता है उसमें आधार वाक्य होते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आधार वाक्यों के द्वारा, हम ये देखा हमने। और आधार वाक्यों से निर्मित जो तर्क वाक्य है उसे क्या बोलते हैं, निष्कर्ष हम बोलते हैं। आधार वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। निष्कर्ष और आधार वाक्य जब दोनों हो तो उसको हम युक्ति बोलते हैं, यानी युक्ति संभव होती है। आधार वाक्य को हम सत्य रूप में मानते हैं, और आधार वाक्यों के 2 प्रकार हम मान सकते हैं, प्रमुख आधार वाक्य और गौण आधार वाक्य। निष्कर्ष क्या है, तो तथ्यों या कथनों, यानी जो आधार वाक्य में तथ्य या कथन दिए गए हैं उसके आधार पर जो हम मान लीजिए निगमित करते हैं तर्क वाक्य, उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष बोलते हैं। इसका उदाहरण देखा हमने, पहले देख लिया था, वो आप देख लीजिएगा। फिर हमने देखा निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा क्या है, वो कैसे होता है। तो उसमें क्या है, उसमें भी हमने देखा कि 2 आधार वाक्य होंगे जो संयुक्त रूप से निष्कर्ष निकालेंगे। 3 इसके जो है मान लीजिए तर्क वाक्य, 3 इसके मान लीजिए अंग, मान लीजिए पार्ट्स मान लीजिए होते हैं। और वो क्या है, इसके जो प्रत्येक तर्क वाक्य है, यानी कि जो 3 हमारे पास आप कह सकते हैं तर्क वाक्य निकलते हैं। एक तो हम 2 हमारे आधार वाक्य और एक निष्कर्ष, तीनों तर्क वाक्य है हमारे पास 3 हुए। 2 कौन कौन से हुए, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक हमारा आधार वाक्य है। सभी प्रोफेसर मनुष्य है, ये हमारा दूसरा तर्क वाक्य है, आधार वाक्य है। जो तीसरा सभी प्रोफेसर मरणशील है, ये हमारा तीसरा आधार वाक्य नहीं है, निष्कर्ष है, परंतु तर्क वाक्य है। तो तर्क वाक्य 3 होंगे, 2 आधार वाक्य है, एक निष्कर्ष वाक्य है। तो प्रत्येक तर्क वाक्य यानी एक आधार, 2 आधार और एक निष्कर्ष, उनमें क्या होगा, उद्देश्य और विधेय 2 पद होंगे। 2 पद होंगे, कौन कौन से होंगे, उद्देश्य होगा और विधेय होगा। उद्देश्य क्या है, तो जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या है, विधेय है। तो हमने 3 देखे, कौन कौन से, साध्य पद है, पक्ष पद है, मध्य पद है। साध्य पद के बारे में देखा क्या होता है, तो साध्य पद क्या है, साध्य पद के बारे में देखा जो निष्कर्ष का क्या है, विधेय है, निष्कर्ष का विधेय। और निष्कर्ष का विधेय जैसे हमने देखा कि सभी प्रोफेसर मरणशील है, जैसे हमने देखा सभी प्रोफेसर मरणशील है। तो उसमें क्या है, जो सभी प्रोफेसर मरणशील है, कहा किसके बारे में गया, प्रोफेसर के बारे में कहा गया। तो प्रोफेसर क्या हुआ, उद्देश्य। जो प्रोफेसर जो उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया, ये कहा गया भी मरणशील है। तो हमारा निष्कर्ष का विधेय क्या हुआ, मरणशील हुआ। निष्कर्ष का विधेय क्या है, मरणशील है। और जो निष्कर्ष का विधेय है वो है साध्य पद। और जिस आधार वाक्य में साध्य पद होगा वो होगा प्रमुख आधार वाक्य, जो कि है सभी मनुष्य मरणशील है, पहला वाक्य जो हमने देखा। उसके बाद में दूसरा हमने देखा वो था पक्ष पद। पक्ष पद में क्या है, निष्कर्ष का जो उद्देश्य है, निष्कर्ष का क्या है, उद्देश्य है, वो होगा पक्ष पद। वो हमने कौन सा देखा, जो गौण आधार वाक्य में होगा, आप ये भी कह सकते हैं गौण आधार वाक्य माना जाएगा जिसमें होगा पक्ष पद। निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है, तो निष्कर्ष क्या था, सभी प्रोफेसर मरणशील है। तो अब इसमें उद्देश्य क्या है, प्रोफेसर। तो जो प्रोफेसर है वो क्या हुआ, उद्देश्य। तो ये जो है निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है, प्रोफेसर। और इस ये कौन सा पद हुआ, पक्ष पद हुआ ये हमारे पास। और जिस आधार वाक्य में पक्ष पद होगा वो कौन सा होगा, माइनर प्रेमाइस या गौण आधार वाक्य। तीसरा हमारे पास है मध्यम पक्ष। मध्यम पक्ष हो जाए तो दोनों आधार वाक्यों में हो, निष्कर्ष में ना हो। तो जो मनुष्य है वो प्रथम आधार वाक्य में भी है और दूसरे आधार वाक्य में है, परंतु निष्कर्ष में नहीं है, वो हमारा हुआ मध्यम पद। इसको आप जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर आधारित होगा। जब तक आप ये बेसिक चीजें नहीं समझेंगे
तब तक आप आगे ये जो आप हमारी 6 नंबर इकाई है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।